एग्ज़ाम टुडे के इस चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत स्वागत है। संविधान सभा को पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा। आज संविधान सभा का दूसरा पार्ट है और इसको कंप्लीट करते हैं। जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय दो व्यक्ति जो बहुत फेमस हुआ करते थे, एक महात्मा गांधी और एक मोहम्मद अली जिन्ना। इन दोनों व्यक्तियों की उपस्थिति संविधान सभा में नहीं थी और ये पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको पहले पॉइंट में मेंशन कर दिया है। संविधान सभा में गांधी और जिन्ना नहीं थे। तो एक एक पॉइंट्स को मैं लेते हुए चलता हूँ, अब इसको लिख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि मेरे हटने आने में गैप रहेगा उस टाइम। दूसरा है बी एन राव। बी एन राव बेनिगल नरसिंह राव पूरा नाम है। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। जो हमारा संविधान था वो संविधान जब बनने की बात हुई तो उस समय भारत के एक व्यक्ति थे बेनिगल नरसिंह राव। बेनिगल नरसिंह राव आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। इनसे कहा गया कि आपको बहुत अच्छा अनुभव है, आपने कई देशों के संविधानों को देखा भी है, आपको कानून की बहुत अच्छी जानकारी है, तो क्यों नहीं आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं क्या इसमें। बेनिगल नरसिंह राव जो थे वो सहमत हो जाते हैं और उन्होंने कहा ठीक, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मैं संविधान सभा का सदस्य नहीं बनना चाहता हूं, ऊपरी बाहरी रूप से बाहर से आपको सपोर्ट कर दूंगा। बेनिगल राव ने पहली बार एक ड्राफ्ट बना के दिया कि ड्राफ्ट मतलब होता है आपको संविधान बनाना है, किस तरीके से बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, कैसे कौन से अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां, मतलब एक बहुत डिटेलिंग जो चीज होती है वो सारी चीज इसमें आ जाती है। तो एक मोटा एक रफ आइडिया उन्होंने ड्राफ्टिंग के माध्यम से दे दिया। जैसे आपके घर में शादी वगैरह पड़ी हो तो आप ड्राफ्ट करते हैं कि क्या कहाँ पे कौन सा मैरिज हॉल बुक करना है या घर से करना है, कहाँ से कौन सा सामान लाना है, क्या मैनेजमेंट करना है, तो एक ड्राफ्टिंग का काम किया जाता है। उसी तरीके से संविधान भी जब बनना था तो उसके ड्राफ्टिंग का काम बी एन राव ने पहली बार किया और बी एन राव ने जो ड्राफ्ट दिया उसी ड्राफ्ट पे चर्चा करने के लिए और उस पर डिटेल में पूरी बातें करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, प्रारूप समिति जिसको कहते हैं, या पांडुलेखन समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो जो ड्राफ्टिंग थी पहली बार दिया था जिन्होंने, वो यही थे बेनिगल राय। इनको संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है क्योंकि ये सलाहकार के रूप में ही काम कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। बेनिगल राय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारत की तरफ से जज भी नियुक्त हुए थे। उसमें 9 साल का वैसे कार्यकाल होता है, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी, 2 साल ही ये कार्य कर पाए थे। तो ये इनके बारे में है, आप हमारे स्टैटिक जीके के पार्ट को देखेंगे जिसमें मैंने यूएन पढ़ाया, उसमें आपको मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को स्वीकार किया। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसके साथ में बहुत सारे कार्य किए जा रहे थे। उसी तरीके से ये हुआ कि भारत का झंडा क्या होगा, तो उसके पहले कांग्रेस के झंडे को भारत के झंडे के रूप में स्वीकार करने की बात की गई। एक झंडा समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद थे और उन्होंने जिस झंडे को सहमति दे दी थी उसी झंडे को पिंगली वेंकैया, आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे ये पिंगली वेंकैया ने ही जो आज आप झंडा देखते हैं उसका रूप उन्होंने ही दिया था। तो झंडा समिति के अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन उन्होंने उस समिति ने जो रिकमेंडेशन किया और जो अप्रूव किया वो पिंगली वेंकैया द्वारा बनाए गए झंडे को किया था। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसको 22 जुलाई को संविधान सभा के लोगों ने स्वीकार कर लिया क्योंकि 15 अगस्त को आपको आजाद होना था, तो एक झंडा आपका होना चाहिए, तो इसलिए जुलाई में काम कर लिया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा ने ही 24 जनवरी को कुछ और भी कार्य किए, बहुत सारे कार्य संविधान सभा कर रही थी साथ साथ में। तो संविधान सभा ने क्या किया था, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसको राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने लिखा था आनंद मठ में, तो वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था उसको, वो, और राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। तो ये संविधान सभा ने ये काम किया था और 24 जनवरी को किया था। तो एक एक पॉइंट आपको याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चंस आते हैं। नंदलाल बोस ने इसे सजाया था। हमारा जो संविधान था भारत का, इस संविधान को किसी प्रेस द्वारा प्रिंट नहीं किया गया, मशीन द्वारा उसको सजाया नहीं गया। संविधान के जो किताब है मूल रूप से, उस किताब के किनारे डिजाइन है,
बहुत से हमारे देवी देवताओं की, अन्य धर्मों के जो देवता हैं उनकी फोटो बनाई गई है, लगाई गई है। तो उसको हाथ से सजाने का काम किया था, वो किया था नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस शांति निकेतन से जुड़े हुए थे, तो इन्होंने यह काम किया था अपने हाथ से। बहुत अच्छे ये डिजाइनर हुआ करते थे उस समय। बाद में इनका डिजाइन किया हुआ जो संविधान की मूल प्रति थी, उसको सर्वे ऑफ इंडिया जो देहरादून में है, उसने उसको पब्लिश किया था। अगला है प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। प्रेम बिहारी रायजादा, इन्होंने संविधान को अपने हाथों से लिखा था, हैंड रिटन है। हमारा जो मूल संविधान है वो हाथ से लिखा गया है, जैसे सजाया हाथ से गया है उसी प्रकार लिखा गया है। प्रेम बिहारी रायजादा को जब बात की गई कि आप भारत के संविधान को लिखिए, तो उन्होंने उनसे कहा गया आपको क्या वेतन दिया जाए या क्या आपको पैसा चाहिए। इन्होंने कहा कि सिर्फ हर पृष्ठ पे मेरा नाम चाहिए और अंतिम पृष्ठ पे मेरे बाबा का भी नाम चाहिए उस पे। तो इन्होंने इस शर्त पे लिख दिया, और इन्होंने इटालियन जो तरीका होता है लिखने का, उस तरीके के हिसाब से लिखा था। बहुत सुंदर लगेगा, जैसे किसी मशीन द्वारा इसको प्रिंट किया गया हो। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा, बिल्कुल लगा। 9 दिसंबर, मैं लिखता हूं 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, ये संविधान सभा की पहली बैठक थी, और इसके बाद इसकी अंतिम बैठक जो होती है वो 26 नवंबर 1949 को होती है। तो अगर आप इन दोनों डेटों को जोड़िएगा, रीजनिंग सॉल्व कर लीजिए, एक कैलेंडर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय हमारे संविधान को बनने में लगा था। संविधान सभा की बैठकें 11 बार हुई। संविधान सभा की बैठकें 11 बार हुई। वो 11 बार कौन सी बैठक है? 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक से लेके 26 नवंबर 1949 तक की अंतिम बैठक को मिला के 11 बैठकें होती हैं। इसमें एक डाउट है, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं। कहीं कहीं यह भी देखने को मिलता है कि संविधान सभा की 12 बैठकें हुई थी। 12 बैठकों को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि आपने ऊपर देखा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत गान राजेंद्र बाबू को राष्ट्रपति चुना गया। तो ये जो 3 काम हो रहे हैं, गीत बनाने का, गान और ये सब, ये भी संविधान सभा ने ही किया था। तो इसीलिए कुछ जो संविधान के विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि 26 नवंबर तो 11वीं बैठक थी संविधान सभा की, लेकिन ये जो बैठक थी ये तो 12वीं थी। ठीक, ये 12वीं थी, इसीलिए कहीं कहीं आपको 12 भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं 11 पे। लेकिन एग्जामों में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 90% 11 बार ही देते हैं ऑप्शन में, तो आप 11 बार जानिएगा। अगर 11 न दे के कहीं 12 दे दे तो उसको भी समझ लीजिएगा, मैंने बता दिया साथ में। अगला है संविधान सभा के प्रारूप पर बहस 114 दिन हुई थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसका जो प्रारूप बनाना था पूरा, उस पर प्रारूप समिति, यहाँ पे तो संविधान सभा बैठ रही है जो पूरे सदस्य हैं। पाकिस्तान के बढ़ जाने के बाद और धीमे धीमे रियासतें भी संविधान सभा में शामिल होना शुरू हो गई थी, जब उनको लगा कि हम कहीं नहीं जाने वाले। तो उसके बाद भारत में 299 सीट बच गई संविधान सभा की। तो 299 जो सदस्य हैं वो सदस्यों की बैठक तो 11 बार हुई है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 सदस्य थे, उनकी बैठक जो है वो उन्होंने जो प्रारूप पर बहस की वो 114 दिन बहस की है। तो दोनों का अंतर समझिएगा, एक पूरे संविधान सभा के लोग बैठ रहे हैं तो 11 बार, और सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के जो 7 सदस्य हैं अध्यक्ष समेत वो 114 दिन बहस कर रहे हैं। तो दोनों का बारीक अंतर है। 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया तो बहुत समझाने की बात नहीं है। संविधान सभा के जो लोग थे और खासतौर से ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने संविधान, माना जाता है कि 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था, उसको देखा था, और वहां से जो अच्छी चीजें हम ले सकते थे उसको लिए थे। इसके तीसरा पार्ट जो आएगा, उस पार्ट में मैं कुछ जो बड़े बड़े बिंदु हैं जो हमारे संविधान में लिए गए हैं उनको मैं आपको बता दूंगा, किस देश से क्या क्या लिया गया है। एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वहां से। संविधान को बनाने में बहुत कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जैसे आपके वल्लभ भाई पटेल थे, अंबेडकर थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, फिर आपके गोविंद बल्लभ पंत थे। तो ऐसे व्यक्ति थे जिनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है संविधान को बनाने में। तो उन्होंने अवलोकन किया था। लगभग 64 लाख रुपए खर्च आए थे, कहीं कहीं 1 करोड़ लिख के आता है, आप 64 लाख मानिएगा, ये ऑथेंटिक डाटा है। 64 लाख खर्च हुआ था संविधान के पूरे काम को बनाने के लिए जो बना। संविधान सभा में कुल महिलाएं 15 थी। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 हुआ करती थी, और इनमें कुछ बहुत प्रसिद्ध महिलाएं भी थीं। जैसे अगर आपने लिख लिया होगा तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। जैसे आपने राजकुमारी अमृता कौर का नाम सुना होगा। राजकुमारी अमृता कौर, अमृता जो कौर हैं, इन्होंने ही आज का जो दिल्ली का एम्स है उसका निर्माण इन्होंने ही कराया था।
मतलब इनकी भूमिका थी, और ये स्वास्थ्य मंत्री हुआ करती थी। आप कभी एम्स जाएगा दिल्ली में तो वो जो हॉल है ओपीडी का, वहाँ पे नाम है राजकुमारी अमृता कौर हाल। तो इनकी भूमिका थी, पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी बनी थी ये भारत में, ये भी फैक्ट एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसमें सरोजनी नायडू भी हुआ करती थी, सुचिता कृपलानी भी हुआ करती थी। सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर, इससे पहले कोई राज्यपाल या गवर्नर नहीं बना था, उत्तर प्रदेश की बनी थी। सुचिता कृपलानी जो जेबी कृपलानी की वाइफ थी, वो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो ऐसे ऐसे नाम इसमें महिलाओं में थे जो बहुत अच्छा काम की इन्होंने। इसमें एक मुस्लिम महिला भी थी जिनका नाम बेगम अय्याज रसूल था, वो भी थी। तो ये सारे फैक्ट्स हैं इसमें। अनुसूचित जाति के सदस्य 32 थे। जो अनुसूचित जाति था उससे 32 लोग संविधान सभा में थे। इसके अलावा जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटीज थे, वो लगभग 33 थे संख्या में। मई 1949 सभा, मतलब संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल को हम लोग कॉमनवेल्थ भी बोलते हैं, कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण की। मैंने कहा ना कि संविधान सभा सिर्फ संविधान बनाने का ही कार्य नहीं करता था, वो साथ में और भी कार्य करता था। जैसे हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, झंडा को शामिल करना, राष्ट्रपति चुनना, और ये सदस्यता की बात हो जाती है। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ को हिंदी में राष्ट्रमंडल बोलते हैं। ब्रिटेन, जिसके हम गुलाम रहे हैं कभी, उस ब्रिटेन ने जहां जहां पे जिन जिन देशों को गुलाम बनाया, उसने उन देशों का अपना एक संगठन बनाया। उसी संगठन को हम राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहते हैं। अमूमन माना जाता है कि इसमें जितने सदस्य हैं वो सारे के सारे कभी न कभी ब्रिटेन की कॉलोनीज रही हैं, गुलाम रहे हैं, औपनिवेश रहे हैं वो। लेकिन अपवाद के तौर पे अफ्रीका के 2 देश ऐसे हैं जो कभी ब्रिटेन के गुलाम नहीं थे, फिर भी वो राष्ट्रमंडल जो है समूह, उसके सदस्य हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा अफ्रीका के वो 2 कौन सी कंट्रियां हैं जिस पे ब्रिटेन का कभी शासन नहीं रहा है, फिर भी वो राष्ट्रमंडल जो देश का समूह है उसके वो सदस्य हैं। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता भी भारत ने ग्रहण कर ली थी मई 1949 में। राष्ट्रमंडल का कॉमनवेल्थ जो है ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर आपके लंदन में पड़ेगा, और इसका गेम भी होता है। हमारे दिल्ली में गेम हुआ 2010 में, अपने जाना। अभी 2018 लास्ट में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये सब चीज़ें देखेंगे स्टैटिक जीके में। संविधान के 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा संविधान जब बनता है तो 26 नवंबर को संविधान को बनाने का काम पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद संविधान में कुछ हमें करना की जरूरत अब नहीं रह गई थी, और चूंकि हमारा संविधान बन चुका था तो ये हुआ कि जब बन चुका है तो इसको लागू किया जाए। लेकिन यहाँ आप ऊपर देख रहे हैं सिर्फ 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? 1930 में आपको लेके चलते हैं। पाकिस्तान के लाहौर में कांग्रेस की एक बैठक होती है रावी नदी के किनारे, और वहां पे कांग्रेस ने यह फैसला किया था 26 जनवरी 1930 में ही कि हम पूर्ण स्वराज की मांग आज अंग्रेजों से कर रहे हैं। अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज है, मतलब उनको पूरा देश चाहिए, अपनों का शासन चाहिए, ना कि अब सिर्फ कुछ अधिकार देके अंग्रेज काम चला लें। तो पहली बार कांग्रेस ने पूरे भारत को अपनाने की बात, पूरे भारत की स्वतंत्रता की बात 26 जनवरी में लाहौर के अधिवेशन में किया। चूंकि ये दिन किया था तो इनके लिए ये शुभ दिन था, और 26 नवंबर को जब संविधान बनता है हमारा, तो इन्होंने इसी वजह से इसको 2 महीना और टाला, और 26 जनवरी 1950 को संविधान के सभी प्रारूपों को, सभी अनुच्छेद, सभी भाग, सभी अनुसूचियों को लागू कर दिया गया। जबकि बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। सिर्फ चूंकि वो एक हम लोगों ने लक्ष्य बनाया था 1930 में, तो उसको पूरा करने के लिए 2 महीना और टाला गया, और पूरे भाग, पूरे अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए उस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको भी आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, खुद खोजिएगा, मजा आएगा। क्या भारत 26 जनवरी 1950 के पहले गणतंत्र नहीं था? जबकि मैं एक बात और बता दूं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो जाता है। तो क्या 26 जनवरी 1950 तक भारत एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक कंट्री नहीं था? अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को देखिएगा जिसमें मैंने रिपब्लिक की डेफिनेशन बताई है क्या है। संविधान के 15 अनुच्छेद जो लागू किए गए, उन अनुच्छेदों को एक बार आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 ये आपके नागरिकता से संबंधित हैं, 60 राष्ट्रपति से संबंधित हैं,
निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं, SC ST संबंधित हैं। तो इस तरीके से करके इन अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था और 15 अनुच्छेदों को जो लागू किया गया उनको लागू करने वाला एक अनुच्छेद था जिसका नाम था आर्टिकल 394। आर्टिकल 394। तो आर्टिकल 394 इन 15 अनुच्छेदों को लागू करता है। इस वजह से खुद आर्टिकल 394 भी लागू होता है। इसीलिए कोई कोई जो संविधान का विशेषज्ञ होता है वो कहता है कि 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद नहीं लागू हुए थे, जबकि लागू हुए थे 16 अनुच्छेद। क्यों? क्योंकि वो लोग इस आर्टिकल 394 को 16वें अनुच्छेद के रूप में गिनते हैं। ठीक, तो मैंने आपको 3 बहुत बड़े बड़े डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। जो आपने देखा होगा संविधान सभा की बैठक 11 बार हुई कि 12 बार हुई, तो वो सारी चीजें, ये भी एक बहुत बड़ा डाउट था कि 16 अनुच्छेद लागू हुए कि 15। यहां भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, एग्जाम में 90% 15 ही अनुच्छेदों के बारे में पूछेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं। चूंकि 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, इसलिए 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस, लॉ डे, भारत में हर साल विधि दिवस मनाया जाता है। मूल रूप से 22 भाग 8 अनुसूची 395 अनुच्छेद। देखिए, ये संविधान पढ़ते हुए डाउट नंबर 4 है जो बहुत ज्यादा हमें परेशान करता है कई बार। और परेशान इसमें ज्यादा कुछ नहीं करता है, सिर्फ परेशानी होती है हमारे भाग को लेके। भाग 22 माने या भाग 25 माने। तो आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। मैं 5 सेकंड के लिए हट जा रहा हूं, फिर मैं इसको रब करके यहां पे समझा देता हूं क्या है। देखिए, संविधान में 22 भाग हैं कि 25 भाग हैं, कैसे माना जाए इसको? इसको मानने का एक बढ़िया तरीका है, इसको समझ लीजिए। हमारा संविधान बना तो 22 भाग ही थे, लेकिन हुआ क्या, अभी वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। 25 भाग हो चुके हैं। जैसे 4 क, 9 क, 9 ख, 14 क, मतलब क की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, ख की जगह बी भी लिख सकते हैं। तो 4 भागों को बाद में जोड़ा गया। 4 क को जोड़ा गया, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 9 क को जोड़ा गया, 9 ख को जोड़ा गया, 14 क को जोड़ा गया, जैसे कैट के बारे में। तो इन 4 को जब जोड़ा गया तो 22 भाग पहले से थे, तो 22 भाग प्लस 4 भाग कितने हुए? 26 भाग। तो ये तो 26 भाग निकल के आ गए, तो 25 कैसे हुए? 7वें भाग को, संविधान का जो भाग नंबर 7 है, इस भाग को खत्म कर दिया गया। 7वें भाग को खत्म कर दिया गया। 7वें भाग को खत्म करने की वजह से फिर 26 में से एक 7वां भाग घट जाएगा, तो कितने हो गए? 25। ठीक, तो 4 भाग शामिल किए गए तो एक खत्म भी किया गया। इस वजह से कुल कितने हो गए? 25। जब हम लोग संविधान के संशोधनों को देखेंगे तब इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे क्या क्या इसमें है। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा, तो उसी पे फोकस रहे हैं। तो ये डाउट क्लियर हो गया। अब देखिए, एक इसमें एक डाउट होता है और कई बार मैंने देखा है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और कई बार टीचर भी इन चीज़ों को लेके क्लियर नहीं करते हैं डाउट, लेकिन इसको क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप संविधान की किताब को उठाते हैं और किताब को पढ़ना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 22 भाग तक आएंगे। और जब आप संविधान का अगला भाग खोजने जाएंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। ना ही कहीं संविधान में भाग 23 लिखा है, ना ही कहीं 24 लिखा है, ना ही कहीं 25 लिखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद संविधान के ही चौथे भाग में से एक नया भाग 4 क बना दिया गया। 9 क, 9 ख, 14 क, तो उन्हीं संख्या में ही एक जोड़ के नई संख्या के रूप में नया भाग जोड़ दिया गया। तो संख्या के रूप में 23, 24, 25 नहीं लिखा है, लेकिन अगर भाग जोड़ेंगे, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 5वें भाग के जाएंगे तो 4 क को जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके हमारे भाग हो जाते हैं 25। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। तो इसमें बहुत अब इस पछड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वर्तमान में देखा जाए तो 25 भाग, 12 अनुसूचियां हो गई हैं, अनुच्छेद 471 हो गए हैं। आप अभी तक 465 पढ़ते आ रहे हैं, 471 अनुच्छेद हो चुके हैं। संविधान सभा में वाचन 3 बार हुआ। जो संविधान हमारा बन रहा था और संविधान जो बन के तैयार हो चुका था, मतलब लगभग एक प्रारूप पूरा बन चुका था, क्या क्या शामिल करना है,
चूंकि 1935 का अधिनियम से बहुत सारी बातें ले ली गई थी और उसके पहले भी कांग्रेस ने काफी कुछ काम इस पे कर लिया था, तो बहुत कुछ बाकी नहीं था। तो संविधान जो एक तरीके से कच्चे रूप में, रॉ फॉर्म में जो बना था, उसको 3 बार पढ़ा गया। पहली बार 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में, दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 के बीच में, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच में। जब इनको पढ़ा गया 3 बार और पूरे भारत के सामने रखा गया कि क्या क्या आपको परिवर्तन चाहिए, आपको लगता है क्या इसमें कुछ कमी है, तो जो भारत के लोग थे, जो पढ़े लिखे थे, जिन्होंने सबको पढ़ा, तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि इसमें 7,653 संशोधन किए गए। उन्होंने कहा कि इतने बदलाव किए जाने चाहिए, लेकिन ये सारे बदलाव इस लास्ट वाले वाचन में हुआ था। तो जब संविधान सभा इसको शामिल करने की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, इतने बदलाव नहीं किए जा सकते। तो उन्होंने 7,653 में से 2,473 संशोधन को मान्यता दे दी। ठीक, तो जनता ने 7600 भेजा और संविधान सभा ने 2400 संशोधनों को मान्य कर लिया। तो देखिए, संविधान सभा की बैठक 11 बार होती है, प्रारूप समिति की बैठकें 114 दिन होती हैं और वाचन 3 बार होता है। इन भी 3 चीजों को लेके भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों में होता है, तो एकदम एक एक पॉइंट को बड़े क्लियर तरीके से समझ के लिख के याद कीजिएगा, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ड्राफ्टिंग पांडुलेखन कमेटी, इसके बारे में बात कर लिया, सदस्य देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी वो 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और इनके अलावा ये अध्यक्ष थे। इनके अलावा इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, गोपाला स्वामी अयंगार, कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव, टी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये नाम आपको याद रखना है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें अंबेडकर अध्यक्ष और उनके अलावा 6 सदस्य थे। यहाँ पे मैंने लिखा है, चूंकि बी.एल. मित्रा बनाए गए थे, लेकिन बी.एल. मित्रा की बीच में मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह पे माधवराव को बनाया गया। खेतान जी बनाए गए थे, खेतान जी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी जगह पे टी.टी. कृष्णामाचारी को बनाया गया। तो संविधान सभा की आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को देख लिया। इसमें अभी भी अंतरिम सरकार में कौन से मंत्री बनाए गए थे, कौन सी और कमेटियां बनी थी संविधान सभा की, संविधान में क्या क्या चीजें किन देशों से ली गई थी, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी इसमें रह गए हैं। उसको हम लोग अगली संविधान सभा की तीसरी कड़ी में बहुत छोटे एपिसोड के रूप में फिर से देखेंगे। एग्जाम टुडे के इस चैनल पे हमारे साथ आप बने रहिए।